हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, जनरल नॉलेज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे महान्यायवादी के बारे में। ओके गाइस, तो जिन भी स्टूडेंट्स की क्लास पिछली छूट गई हो तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के भारतीय राज्य व्यवस्था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ लेंगे। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं हम गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी है। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श अटॉर्नी जनरल देते हैं, जो कि महान्यायवादी होते हैं। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो वहाँ पर महान्यायवादी भाग ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? तो उत्तर होगा इसका अटॉर्नी जनरल। 8 नंबर है गाइस, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल को। क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? तो उसका उत्तर होगा हाँ। निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो संसद को किसको हटाने का अधिकार नहीं है? तो भारत के न्यायवादी को हटाने का अधिकार नहीं है संसद को। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है, यह सही नहीं है। और सही क्या क्या है? वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और दूसरा है उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, और फिर तीसरा है वह संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। यह कथन सही है। ठीक है गाइस, 13 का स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस, वीडियो रोक कर देखिएगा। जो वेरी इंपॉर्टेंट है मैं वो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, बाकी आप रिवीजन करिएगा। 15 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 76 में। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो कौन भाग ले सकता है? महान्यायवादी। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो भारत का महान्यायवादी। 19 नंबर है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी है भारत का महान्यायवादी। 20 नंबर है, सदस्य न होते हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के अधिकार के बिना? तो इसका भी उत्तर होगा महान्यायवादी। गाइस, अब हम आ गए हैं 5th नंबर, जो कि है सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल एवं मुख्य सतर्कता आयुक्त। इसको भी हम कंटिन्यू करते हैं गाइस। और आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ आपका ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, इधर उधर ध्यान बिल्कुल भी ना भटकाएं। ओके गाइस, तो फर्स्ट नंबर है यहाँ पर, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है वह एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। क्या होता है वह एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। सेकंड नंबर है,
कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल परामर्श देता है। प्रत्येक राज्य में महाअधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी क्या होता है? तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होते हैं। निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? तो किसको नहीं है? महाधिवक्ता को। 6 नंबर है गाइस, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति जी करते हैं। 8 नंबर है गाइस, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो जिला कलेक्टर संभागायुक्त अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन हैं? तो भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी हैं भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। 10 नंबर है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होते हैं एडवोकेट जनरल। गाइस, अब हम 6 नंबर पर आ गए हैं। यहाँ पर दिया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस वीडियो में हम इसको भी ले लेते हैं गाइस, और आप कंटिन्यू स्टडी करते रहिए और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज पहुंचती रहे समय से। ओके गाइस, तो यहाँ पर है फर्स्ट नंबर, भारत के समपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सेकंड नंबर है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में निहित है। गाइस, थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो संघ तथा राज्य सरकार के लिए। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो कार्यपालिका के। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 7 नंबर है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो संविधान द्वारा किया गया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पदमुक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है। तो किस प्रकार किया जा सकता है? उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। किन आधारों पर दोष सिद्ध करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? तो उपयुक्त दोनों, कदाचार और अक्षमता। ठीक है। निम्न में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। गाइस, अब हम आ गए हैं 15 नंबर पर। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो AK चंदा को। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है तो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। 17 नंबर है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का आधार
पर कौन समिति कार्य करती है? तो लोक लेखा समिति कार्य करती है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? तो लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें केवल एक सही है, मतलब CAG लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। 20 नंबर है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों में कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित की होती है? तो किसकी होती है? इसमें संसद की होती है। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी वॉचडॉग के रूप में की जाती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं को लेखा परीक्षा कराएगा? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो CAG का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होता है, यह सही नहीं है। और सही क्या क्या है? तो उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह सही है। उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति ही पद से हटाया जा सकता है, यह भी सही है। CAG का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, यह भी सही है। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? तो रक्षा लेखाओं का संकलन। गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाइस कि आप जो कुछ भी पढ़ें उसे ध्यान से पढ़ें और कंटिन्यूटी बनाए रखें, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठें तो आपको क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।